दोस्तों आप लोग ये जो व्यक्ति देख रहे हैं इसका नाम है जुलानी। 1982 के अंदर इसका बर्थ हुआ। आज सीरिया के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे ये व्यक्ति एचटीएस का प्रमुख है और यही व्यक्ति जो है जिम्मेदार है। सीरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है क्या वो सही है कि गलत है, क्या वाकई में भारत को इसका समर्थन करना चाहिए या भारत को एक नॉन अलाइंड कंट्री बन जाना चाहिए। लेकिन रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 27 नवंबर को वहां पर विद्रोही गुटों ने हमला करना शुरू किया था और अब दिसंबर के अंदर जाते जाते उन्होंने जो राजधानी है दमिश्क वहां तक वो पहुंच चुके हैं और बशर अल असद जो कि देश से अब निकाले जा चुके हैं, रूस के अंदर पहुंच चुके हैं अपने परिवार के साथ में। क्या वाकई में सही हुआ है सीरिया के अंदर? देखिए, भारत हमेशा से, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ले जाना चाहूंगा। जिस समय कोल्ड वॉर हुआ था रशिया और यूएसए के बीच में, भारत एक नॉन अलाइन कंट्री था। भारत ने कहा था कि हम इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि तुम दोनों देशों की लड़ाई है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री, और हम सोशलिस्ट हैं, हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारा वो प्रिंसिपल ही नहीं है। इसलिए भारत नॉन अलाइंड रहा था। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो ये जो व्यक्ति है जुलानी, जो कि सऊदी अरब के अंदर इसका जन्म हुआ और बाद में बहुत सालों तक ये एक दूसरे यानी कि दूसरे देशों के अंदर रहना शुरू करता है और फिर बाद में सीरिया के अंदर ही आता है। एचटीएस जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये, जो कि आप लोग को पता होगा ओसामा बिन लादेन के नक्शे कदम पर चलने वाला ये ग्रुप है, जिसको यूएन ने एक ब्लैकलिस्ट के अंदर डाल रखा है, एक आतंकवादी समूह जो है वो घोषित कर रखा है। और अब जैसे ही सीरिया के अंदर इनकी सरकार बनती है तो हो सकता है कि ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन अब बशर अल असद जो है वो पहुंच चुके हैं कहां पर? रूस के अंदर। रूस का शरण देना, आज जो पॉलिटिकल असाइलम उनको मिला है उसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और सबसे पहले कुछ तस्वीरों से मैं आप लोगों को वाकिफ करवा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बशर अल असद की फोटोज जो है वो गिरी हुई पड़ी है। वहां पर उनका जो आवास है, रेजिडेंस जो था, वहां पर लोग जो है वो आ गए। जिस तरीके से वहां के जो नागरिक हैं, सिटीजन जो है, वो सिटीज को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो लगी हुई है। सभी लोग उन विद्रोहियों से परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोग ये छोड़कर चले जाएं। कुछ उनके समर्थक भी हैं। दोनों तरह के लोग जो है वहां पर रह रहे हैं। इस महिला को देखिए, ये महिला जश्न मना रही है कि वहां पर जो विद्रोही गुट है, बेसिकली एक अलायंस जो है वो बनाया गया था। एचटीएस एक उनका प्रमुख है और इनके साथ में बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, उन्होंने एक अलायंस बनाया और फिर इस सरकार के खिलाफ उन्होंने उतार दिया। तो आज वहां पर जो राष्ट्रपति शासन था, यानी कि राष्ट्रपति जो राज कर रहे थे बशर अल असद, वो देश छोड़कर चले गए और ये महिला जो है वहां पर जश्न मना रही है। पॉलिटिकली असाइलम जो है वो दिया गया है। असाइलम दिया गया है कहां पर? रशिया के अंदर। और एचटीएस ने अपॉइंट जो है अपना इंटरिम एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट भी कर दिया है, ठीक है। और इसका नाम है बशर अल असद, जो कि पहले तो प्रेसिडेंट थे और अब जो है तैनात किया है, एक व्यक्ति है ना, उनको तैनात किया गया है। नाम थोड़ा सा यारा, बशीर, मोहम्मद अल बशीर। तो मोहम्मद अल बशीर जो है वो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं। जानेंगे हम लोग बड़ा डेप्थ के अंदर कि क्या दूसरे देशों की इसमें क्या राय है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, भारत, चाइना, रशिया, टर्की, है ना, इनका क्या कहना है, इजराइल, गोलन हाइट्स की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जुड़िए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है, इसमें आप लोग 399 अभी काफी प्राइजेस कम कर दी गई है, जरूर जुड़िए। आपका मैं बता रहा हूं कि जिंदगी बदल जाएगी 100 दिनों के अंदर। जिस तरीके से पोर्नोग्राफी ने आपकी जिंदगी को खराब किया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है, आपकी मेमोरी को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, मैं चाहता हूं कि इस कोर्स के साथ साथ में आप जो है वो बड़ा एक अच्छा जो है वो लाइफ स्टाइल को जिए। चलिए बात करते हैं। ये जो है 26 नवंबर, यानी कि जिस समय विद्रोह करना शुरू किया था, उसमें जो असद सरकार है उसका आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट जो है वो कहां तक है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन समय जो है वो बीता, 8 दिसंबर का समय आया और ये जो लाल वहां पर जो कलर था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और यहां से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यहां पर जिसने अपना अधिकार जमाया वो था एचटीएस, मतलब हयात तहरीर अल शाम, जिसने अपना धीरे धीरे यहां पर एरिया जो है बढ़ाना शुरू किया। ये जो कुर्दिश आप लोग देख रहे हैं, कुर्दिश सीरियन, ठीक है, जहां पर ये है, इसको यूएसए सपोर्ट करता है, इसको यूएसए सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो है इसको जो है सपोर्ट यूएसए, ठीक है, इसको यूएसए भी सपोर्ट कर ही रहा है क्योंकि तभी तो बशर अल असद की सरकार वहां से चली गई है, ठीक है ना। और भी कई कंट्री जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्रांस है, यूके है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से मैप के अंदर चेंजेस हो गए हैं आप लोग देख सकते हैं कुछ दिनों के अंदर ही, महज और महज 10 दिनों के अंदर ही। तो ये जो एचटीएस ग्रुप है, रिसेंटली इन्होंने अपना एक अंतरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया है, मोहम्मद अल बशर, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में है क्या, तो रशिया
इस चीज को कंफर्म कर चुका है कि हमारे यहां पर बशर अल असद जो है वो आ चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ में आ चुके हैं, हमने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया है। लेकिन कहां पर है, कहां रखा गया है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशन जो है वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं डायमेंशन क्लियर करता हूं यूएसए का। एक्चुअली में यूएसए जो है वो क्या चाहता है, यूएसए ये चाहता है कि रशिया जो है वॉर फील्ड बना रहे आगे आने वाले समय के अंदर, और वो वॉर फील्ड रहे इजराइल के लिए, वो वॉर फील्ड रहे टर्की के लिए, ईरान के लिए, खासतौर पर यूएसए रशिया के लिए वॉर फील्ड जो है उसकी तरह उसको यूज करते रहे। 2011 से जब वहां पर क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था और बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कई सारे प्रदर्शन हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे, तब से लेकर आज तक जो है वहां पर शांति नहीं आई है। 2016 के अंदर आईसिस की एंट्री हुई, उसको खत्म करने के लिए यूएसए ने कुर्दिश जो फोर्सेस थी उसका निर्माण किया, बनाया, और आईसिस को बहुत हद तक कंट्रोल भी किया गया। 2020 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है कि यहां पर एक पीस ट्रीटी साइन होती है और दोनों तरफ से एक सीज फायर जो है वो किया गया था और उसके बाद में शांतिपूर्ण कार्य चल रहा था। लेकिन 2024 के अंदर वापस से सीरिया के अंदर ये जो इंबैलेंस की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इजराइल, अब इजराइल ने क्या कहा है, इजराइल की बात करें तो इजराइल, आप लोगों को पता होगा गोलन हाइट्स आज इजराइल के पास में है, लेकिन आपने 1967 के अंदर जो 6 डे वॉर था उसमें गोलन हाइट्स पर कब्जा किया था जो कि सीरिया के पास में था। अब ये जो बफर जोन बना हुआ है, ये जो बफर जोन है वो कौन सा है, गोलन हाइट्स है। तो इजराइल वाकई में आज जो है वो सीरिया के अंदर जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर बड़ा खुश है कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ है सही है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप जो है वो पनप रहे थे, क्योंकि ईरान जो है सपोर्ट कर रहा था सीरिया को, बशर अल असद को, और वहां पर जो हिजबुल्लाह थे वहां से उनको कंट्रोलिंग पावर जो है वो मिल रही थी। इसलिए जो इजराइल है वो अपनी बॉर्डर को वहां पर अब सिक्योर कर देगा और सीरिया की तरफ से वो बेफिक्र हो जाएगा कि हाँ, वहां से तो कोई भी अटैक जो है वो नहीं हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ईरान उसको सपोर्ट कर रहा था सीरिया को, और ईरान अब उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इजराइल जो है वो अब थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, अपनी बॉर्डर को जो है वो वापस क्लोज कर देगा। बात करें यूएसए की, अब यूएसए क्या चाहता है, यूएसए ने कहा कि जो कुछ हुआ है सही हुआ है। अभी ये जो जितने भी विद्रोही गुट है ना, इन्होंने जिस तरीके से बशर अल असद को बाहर निकाल दिया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात करें यूके जो कि इसके पक्ष में है, यूएसए के, फ्रांस जो कि इसी के पक्ष में है, ठीक है ना, सारे जो है वो इसी एक ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड ऑन संडे दैट द सडन कोलैप्स ऑफ द सीरियन गवर्नमेंट अंडर बशर असद, ठीक है, फंडामेंटल एक्ट ऑफ जस्टिस, फंडामेंटल एक्ट ऑफ जस्टिस का इसको नाम दिया गया है, आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिप्रेशन, मतलब बहुत लंबा समय जो है वो बीत चुका था और उसके बाद में अब जो है बात की जा रही अ मोमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर द मिडिल ईस्ट। अब जो है वो बात, अब जो है वो समस्याएं, वो एक समय आ चुका है जिसमें मिडिल ईस्ट के अंदर अब इंबैलेंस की कंडीशन आ चुकी है। बाइडेन स्पोक एट द व्हाइट हाउस आवर्स आफ्टर द रेबल ग्रुप्स कंप्लीटेड द टेक ओवर ऑफ द कंट्री फॉलोइंग मोर देन द डजन्स ऑफ ईयर, मतलब इतने लंबे समय से ये समस्याएं चल रही थी और आज जाकर जो है वो इस पर कंट्रोलिंग किया गया है। अब एचटीएस जिसने यहां पर क्या कर लिया है, पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट कर लिया है, कब्जा कर लिया है अपने अलायंसेस के साथ में। अब इसको समर्थन कौन कर रहा है, खासतौर पर यूएसए समर्थन कर रहा है। देखिए यूएन का ये कहना है कि वो सब कुछ शांति रहे, क्योंकि यूएन तो एक न्यूट्रलाइज अपना स्टेटमेंट देगा। भारत ने भी यही कहा है क्योंकि भारत नॉन अलाइन कंट्री है, इसमें पछड़ने में पड़ता ही नहीं है भारत दूर रहेगा, केवल अपने नागरिक जो है उनको सुरक्षित रखेगा। 90,000 जो भारतीय लोग हैं वो सीरिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना। अब एचटीएस जिसने वहां पर वो किया है पूरी तरीके से, अब उसके पास में कुछ चैलेंजेस हैं। पहला है कॉन्सोलिडेटेड पावर जो है उसको बहुत अच्छे से कैपेबल तरीके से यूज करना, उसको डाइवर्ट ना करना, एक सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास में, क्योंकि उसके पास में अब बैकफायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूएसए है, फ्रांस है ना, ये सभी, यूके है, ये सब बैकफायर करने वाले हैं। साथ में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अब वो चाहेगा कि अब जो उनका एचटीएस ग्रुप है उनके द्वारा जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है बशीर को, अब उनको इंटरनेशनल जो है वो क्या मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए उस सरकार को। फिर फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट, अब वो नई सरकार बनाने के लिए एक चैलेंज का सामना करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अब कोई अपोजिशन जो है वो उनके बीच में आकर खड़ा हो जाए। फिर है रीबिल्डिंग द कंट्री एंड मेंटेनिंग यूनिटी, अब कंट्री को आगे निकालने की बात आती है, क्योंकि जब तक आपके पास में कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं होगा, है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आपकी कंट्री आगे नहीं निकल पाएगी। आज पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो आज 10 के पार पहुंच चुकी है, तो आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज लड़ाई झगड़े करने से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ता है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, डायमेंशन जो है, वहां पर काम करना पड़ेगा, और यही इनके पास में सबसे बड़ा चैलेंज है।
ठीक है। इजराइल, अब देखिए इजराइल अटैक क्यों करता था, क्योंकि पहले तो अब देखिए अब तो अटैक करेगा नहीं। गोलन हाइट्स जो कि बफर जोन बना हुआ था, अब तो अटैक होगा नहीं, क्योंकि वहां पर सरकार जा चुकी है, क्योंकि वो ईरान का समर्थन करती थी, ईरान जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी। अब जो है ना वो कहीं ना कहीं जो बशर अल असद जो है वो वहां से जा चुका है। अब तो थोड़ा सा इजराइल की थोड़ा रिलीफ जो है वहां पे मिल जाएगा। चाइना क्या कहता है, अब देखिए चाइना और रशिया दोनों एक सुर के अंदर बोलेंगे। चाइना और रशिया जो है वो दोनों एक ही सुर के अंदर बोलेंगे, है ना, दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर जो है अपना बयान देंगे। एज स्पोक्समैन फॉर चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री सेड बीजिंग इज क्लोजली फॉलो, मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत गहराई से बहुत ध्यान से इस पूरे सीनरी को देख रहे हैं, है ना, और बाद में जो है हम लोग अपना जो भी स्टेटमेंट है वो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात है किसकी, न्यू टर्की जो है वो टर्की, देखिए टर्की ने ये कह दिया था, टर्की ने आज से 6 महीने पहले ये कह दिया था कि यहां पर विद्रोही जो है वो हमला करने वाले हैं और यहां पर तख्ता पलट करने वाले हैं। ये टर्की ने पहले ही यूएसए से बातचीत करके कह दिया था कि भाई ऐसा कुछ यहां पर होने वाला है ना, पहले ही इस सिचुएशन के बारे में कह दिया था। अब टर्की जो है वो अब क्या करता है, अब इस बात का समर्थन करेगा ही वो तो, कि विद्रोही जो है वहां पर आ चुके हैं, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जो कि चाहता था कि असद सरकार जो है वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन जिस समय यूएसए ने कुर्दिश फोर्सेस को वहां पर तैनात किया था आईसिस को हटाने के लिए, उस समय टर्की ने जो है विरोध भी किया था यूएसए का, ठीक है ना। फिर देखिए यूके की बात करें तो यूके यही चाहता है कि ठीक है जो हुआ सही हुआ, तो यूके कंसिडरिंग रिमूविंग सीरियास एचटीएस फ्रॉम द टेरर लिस्ट। अब वो ये हो सकता है कि जो टेरर लिस्ट के अंदर शामिल था एचटीएस, जिसको ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था, उसको ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाए। और ये भी यूके जो है वो भी खुश है कि हाँ ठीक है जो भी हुआ है। अब देखिए एक्चुअली में जो ऑयल प्राइसेस है वो अब इससे बढ़ जाएगी और इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट से ऑयल को इंपोर्ट करता है। जैसे वहां पर अगर ये क्राइसिस होंगे तो इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है वो कुछ दिन के अंदर आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत के ऊपर कोई खासा असर होने वाला नहीं है, केवल और केवल ऑयल प्राइसेस को हम लोग कंसीडर यहां पर कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो मिल चुका है रशिया के अंदर। अब पुतिन जो है अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अब जो ग्रुपिंग्स बनने जा रही है ग्लोबल लेवल पर, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं, उन ग्रुपिंग्स के अंदर कौन कौन किसके अंदर शामिल होता है, ये सारा इंडिकेशन जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। अब वो अलाइज जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। ये कोर्सेज की प्राइस काफी कम कर दी गई 399 के अंदर, और हसलर्स के लिए ये है ना, बहुत मेहनत इसमें लगेगी 100 दिन का चैलेंज कंप्लीट करने के अंदर, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।